तो प्रतिक्रियाएं भी अब मुख्तार कांत हो गया और एक एक कर सामने आ रही है, जिस पर मुख्तार की मौत पर शिवपाल यादव का बयान अब निकलकर सामने आया है। शिवपाल यादव ने कहा है कि जेल प्रशासन को संज्ञान लेना होगा और यह भी कहा है कि स्वतः संज्ञान ले कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। इस मुद्दे पर शिवपाल यादव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि मुख्तार अंसारी की मौत बेहद संदिग्ध है। जहर देने का आरोप क्योंकि लगातार लगाया जा रहा है, परिवारिक जन सवाल उठा रहे हैं। जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की कार्डियक अरेस्ट की वजह से मौत हुई, लेकिन सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। ऐसे में शिवपाल यादव ने भी गंभीर सवाल उठाए हैं। देखिए, इस परिवार से हमारे बहुत अच्छे रिश्ते थे और ये परिवार शायद आज़ादी की लड़ाई में भी इस परिवार का बहुत बड़ा योगदान था। तो देखिए, इनकी मौत संदेह के घेरे में है। तो देखिए, न्यायालय को इसमें स्वयं रुचि लेना चाहिए। अगर जेल में किसी की मृत्यु होती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारी, जेल से लेकर के सरकार से लेकर सबकी जिम्मेदारी है। जी, बीमारी को बताया था कि एम्स में भर्ती कराया जाए, मगर भर्ती नहीं कराया गया। तो सरकार की इसमें क्या आप भूमिका लगती है क्या? देखिए, संदेह के घेरे में तो है ही मौत, तो कोर्ट को इसमें स्वयं ले लेना चाहिए। तो पैरोल इनके बेटे को मिलना चाहिए, किस तरीके से इस चीज़ को मानते हैं? देखिए, पैरोल का तो बात की साहब, जब उनके पिता की, अब्बास के पिता की मौत हुई है तो देखिए, डीएम को स्वतः जनाजा में सम्मिलित होने की परमिशन दे देना चाहिए। तो मुख्तार का आतंक किस तरह से था, जो पूर्व अधिकारी हैं वो आप खुल करके बता रहे हैं। जो पूर्व डीएसपी है शैलेंद्र सिंह, वो साफ तौर पे कह रहे थे कि राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था, राजनीतिक संरक्षण से अपराधी बना, इतना बड़ा अपराधी बन गया मुख्तार, और किस तरह से लोगों को परेशान करता था, भय बनाकर रखा था। ये तमाम बातें की गई हैं डीएसपी की तरफ से। पूर्व डीएसपी जो अब बता रहे हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, भय कायम करके साम्राज्य बनाया। मुख्तार को मुलायम का सपोर्ट था, सुनिए क्या कहा। लंबी बीमारी के बाद मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह मौजूद हैं। सर, एक समय था कि जब आपको रिज़ाइन देना पड़ा, आपका परिवार बहुत परेशान हुआ, आपको जेल जाना पड़ा, जिसका संबंध सीधा मुख्तार से रहा है। क्या कहेंगे, और जो आज उनकी जो मौत हुई है जिन कारणों से, उस पर क्या कहें? कल जब मुझे ये सूचना आप लोग के माध्यम से मिले कि मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से बांदा जेल में मृत्यु हो गई है, तो पहला मेरे दिमाग में ही आया कि जो व्यक्ति जैसा करता है वो फल उसके सामने आना है। जैसी करनी वैसी भोगनी है। देर हो सकता है लेकिन अंधेर नहीं है। ऊपर वाले की लाठी चलती तो आवाज़ नहीं होती। ये सब दिमाग में मेरे गूंजने लगा और एक चीज़ लास्ट में कंक्लूज़न के रूप में दिखा कि जिस भय को कायम करके आपने अपना आर्थिक साम्राज्य कायम किया था, जब वो सब ढहने लगा, वही भय आप पे हावी हो गया और आपको हर समय लग रहा था मुझे कोई स्लो पॉइजन दे रहा है, मुझे कोई गलत मेडिसिन दे रहा है, मुझे कोई मार देगा, और जिसका नतीजा था आप पे इतना हावी हो गया कि कल आपका हार्ट अटैक से डेथ हो गई। तो ये तत्काल मेरे दिमाग में आया कल उसकी सूचना के बाद। क्या कहेंगे सर, वो समय जो मेरा सवाल था कि यानी आपका रिज़ाइन देना, आपका जो परिवार है वो उसको दर्द देना और जेल जाना, ये क्या संबंध था मुख्तार से? स्वाभाविक है, उस समय सरकार मुख्तार को सपोर्ट कर रहे थे। मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, पूरी तरह सपोर्ट था। सपोर्ट किस लेवल पे था कि आपने देखा कि पोटा कानून जो एग्जिस्ट करता था उस समय नेशनल कानून है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट का नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आउट ऑफ वे जाके उन्होंने इसको लगाने की परमिशन नहीं दी, हटा दिया। कितना सपोर्ट था ये भी आपने देखा कि मऊ के दंगों में कर्फ्यू लगा हुआ खुली जीप में घूम रहा था, ये वीडियो फुटेज आई। तो जिस समय मुख्तार सरकार के समर्थन से अपने चरम पे था, उस समय हमारा अकेले स्टैंड लेना मेरे लिए भारी पड़ा और मुझे सर्विस भी गंवानी पड़ी। इवन मुझे अपने परिवार को सुरक्षित रखने में बहुत मशक्क़त करनी पड़ी, अपनी रोजी रोटी चलाने में मशक्क़त करनी पड़ी। इवन 2-2 बार जेल भी जाना पड़ा मुझे। और जेल में
उन कैदियों के बीच में रखा गया जिनको हमने पकड़ के भेजा था, और ये भी प्लानिंग थी कि उन्हीं से इनको अंदर मरवा दो। ये भी देखा मैंने, लेकिन मेरा एक हौसला बुलंद था, ऊपर वाले भरोसा था, मैं बाहर आया और आज आप सबके बीच में सकुशल बैठा हूँ। और जो व्यक्ति सब कर रहा था प्लानिंग, आज वो ख़त्म है। एक लंबे समय तक आप सर पीड़ा में रहे, जैसा कि आपके पास फ़ोन भी आते थे, आपको ट्रेस भी किया जाता था, आपको फॉलो भी किया जाता था। ऐसा क्या था जिससे मुख्तार एंड कंपनी को आपसे भय था? अब मुख्तार को सबसे बड़ा भय था कि शैलेंद्र शायद रिज़ाइन करने के बाद डर जाए। मुझे याद है मैं बनारस में निर्दल चुनाव लड़ रहा था, अपने ऑफिस में बैठा था, तो मुख्तार का एक आदमी था, मैं जानता था ये उनका आदमी है, नाम लेना उचित नहीं है, मेरे पास आया, कहा शैलेंद्र भैया मैं आपको बहुत शुभचिंतक हूँ, ये है वो है, आप इस तरह से चल रहे हैं तो उचित नहीं है, आपको कहीं कोई खतरा हो जाएगा, जान का मार दिया जाएगा। और मीडिया भी हमसे, पराड़कर भवन बनारस में जब मैं गया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, काफ़ी मीडिया के लोग थे, लोगों ने यही क्वेश्चन किया कि शैलेंद्र जी आपको डर नहीं लग रहा है, आपने ऐसे दुर्दांत अपराधी से, माफिया से पंगा लिया है जिसका समर्थन सरकार कर रही है, आप घूम रहे हैं अकेले, आप निर्दल चुनाव लड़े हैं, कोई सिक्योरिटी भी नहीं है, आप अकेले गली गली घूम रहे हैं, कोई आपको मार देगा। यहाँ तक कि मेरे कोतवाली बनारस में मैं एक मीटिंग ले रहा था, एक व्यक्ति ने मेरे आके कान में कहा कि भैया यहाँ से निकल जाइए, मुख्तार का शूटर अनु त्रिपाठी आपको मारने आ गया है। बाद में अनु त्रिपाठी जेल में मारा गया, मुख्तार का शूटर था। तो मैंने मन से कहा है कि देखो मुझे तो पीछे नहीं हटना है, मैं तो जिस रास्ते निकल चुका हूँ, क्या होगा ऊपर वाला जाने। हमारा सैनिक आर्मी में भर्ती होता है, बॉर्डर पे जाता है, उसको नहीं मालूम होता है कि हम उधर से अपनी वर्दी में आएंगे या तिरंगे में लपेट के आएंगे। तो हम लोग पुलिस में भी हैं, ठीक है उतना रिस्क नहीं, लेकिन हमारे पास भी रिस्क रहता है। हम ही रिकवरी लाइट मशीन गन कर रहे थे, मुझे नहीं मालूम था कि अगर उधर से चली तो क्या हाल होगा, क्योंकि हमारी तो बुलेट प्रूफ सिंपल राइफल के अगेंस्ट में थी, जैकेट जो थी, तो रिस्क तो हर जगह था। इसी पे शैलेंद्र जी एक सवाल ये बनता है कि वो LMG की कहानी क्या थी, क्योंकि आपकी सर्विस का जो समय था वो भी बहुत ज़्यादा नहीं था, यानी आप अनुभवी नहीं थे, नए थे, शायद 10 या 12 साल का एक्सपीरियंस रहा होगा मैक्सिमम आपके पास, लेकिन आपने इतनी बहादुरी का काम किया। वो जो LMG को जो रिकवर किया था वो पूरा मामला, क्योंकि LMG एक नई चीज़ थी, अपराध की दुनिया में LMG का आना खुलेआम, ये अपने आप में उसमें बहुत बड़ी बात थी। हाँ बात सही है, LMG बड़ी यूनिक चीज़ थी उत्तर प्रदेश के लिए। अब तक उत्तर प्रदेश के इतिहास में इकलौती LMG की रिकवरी है मेरी। और LMG की मारक क्षमता बहुत होती है, आप भी जानते हैं, 3 किलोमीटर दूर से ही मार देती है। तो सबके दिमाग में था कि LMG किसी भी कीमत पर रिकवर होना चाहिए, और खौफ भी था लोगों का कि LMG चलेगी तो क्या होगा। लेकिन खैर हम लोगों ने उसको रिकवर किया, और तमाम विपरीत परिस्थिति होते हुए मुझे याद है कि उस समय तो ये हालत थी कि रात में कोई चेकिंग भी नहीं करता था कि पता नहीं कौन अपराधी किस गाड़ी में जा रहा हो और चला दे। मुझे याद है बनारस से ट्रांसफ़र होकर मैं आ गया था, मेरा एक इंस्पेक्टर अजय सिंह था, और चेकिंग के दौरान उसने रोका तो अंदर से अपराधियों ने उसको गोली सीधे मार दी, AK-47 से, वहीं लटक के मर गया। तो ये मतलब समय था उस समय। तो हम लोगों ने उस समय काम किया था, बड़ी बात थी, लेकिन दुर्भाग्य की वो बड़ी बात हमारे लिए अभिशाप हुई। शैलेंद्र जी एक सवाल ये बनता है कि जब एक अपराधी जब राजनेता बन जाता है तो वो फिर किस तरह का एज लेता है, और फिर वो जो सरकारें जो काम करती हैं, जो एक अपराधी को संरक्षण देती हैं और अपने बराबर रख लेती हैं, क्या कहेंगे उस दौर के बारे में? देखिए माफिया अगर पॉलिटिकल संरक्षण नहीं मिल रहा है तो वो कुछ नहीं है, बन ही नहीं पाएगा, मार दिया जाएगा। और उससे भी खतरनाक है पॉलिटिकल संरक्षण छोड़िए, वो खुद ही पॉलिटिकल आदमी बन जाए, खुद ही वो जनप्रतिनिधि बन जाए। मुझे याद है इतने अपराधियों को हम लोग दौड़ाते थे और ये पनाह मांगते थे अपनी जान के कि भीख मांगते थे बच जाएं, आज मानवीय बन के घूम रहे लोग। तो ये जो बदला है समय कि पहले अपराधी का समर्थन पॉलिटिकल पार्टी लेती थी चुनाव जीतने के लिए, अब अपराधी स्वयं राजनेता बन गए हैं। और पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह जो बात कह रहे हैं, इसी बात की तस्दीक करता हुआ खुद डॉन मुख्तार अंसारी भी नजर आया। उसका एक आखिरी ऑडियो जो सामने आया जिसमें वो ये हिंट देता हुआ नजर आ रहा है कि किस तरह से योगी सरकार के आ जाने से जेल में उसका रसूख उस तरह से नहीं चल रहा है।